आत्महत्या नहीं है। अच्छा। इसके पीछे षड्यंत्र है, इसका मर्डर हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। पूरा मामला क्या था इनसे बातचीत कराएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आरोप इन पे लाग रहे हैं और खुद के खिलाफ सीबीआई की जांच मांगने लाग रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि पुलिस ने उसके बयान ना लिए हो, ये नहीं हो सकता। बयान लिए हैं, पुलिस जानबूझकर दिखा नहीं रही है, ठीक है ना, और पुलिस ने वो बयान छिपा लिए क्योंकि वो बयान पुलिस के खिलाफ जाते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं। 14 दिन गैर कानूनी तरीके से मेरे बेटे को अंदर रखा और वहाँ प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित जब किया जब मेरी जमानत होगी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है दुष्यंत चौटाला का है। मेरी जमानत होने के बाद एसएसपी झज्जर जेल में गया और उसने जेल में जा करके ये कहा कि जितेंद्र को जितना टॉर्चर किया जा सकता वो करो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। एक महिला सरेआम आरोप लगा रही है और बेशर्म सरकार उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करती, उसका बचाव कर रही है। हम कहते हैं हमारे खिलाफ भी सीबीआई जांच कराओ और उसके खिलाफ भी कराओ। खट्टर साहब के खिलाफ एक ने सुसाइड नोट लिख कर आत्महत्या कर दी। खट्टर साहब के खिलाफ तो 306 ना बनी। एक यूपी में 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी माननीय प्रधानमंत्री जी का सुसाइड नोट लिख करके, उनके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज ना हुई। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तवा ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैसू थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। पिछले दिनों तक हरियाणा में एक मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में रहा और मुद्दा था जगदीश नंबरदार की आत्महत्या का मामला। लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चाओं का कारण ये रहा कि आरोप लगाए गए इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी, उनके ऊपर, और कुछ लोग और उस एफआईआर में शामिल थे। नाम नफे सिंह राठी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और इनके ऊपर आरोप लगने की जो वजह रही वो रही कि आत्महत्या वाला जो मामला है उससे पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो उनकी मिली, वायरल हुई, और उसके बिहाफ पे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में इनका नाम आया गया कि मानसिक रूप से प्रताड़ित कराया गया, और उसके बाद उनके परिवार वालों ने इनके ऊपर आरोप लगाए और केस जो है वो इनके ऊपर कराया गया। और आपने बताऊं कि जगदीश नंबरदार जो हैं हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे मंत्री मांगेराम नंबरदार जी के पुत्र थे, और पूरा मामला क्या था इनसे बातचीत कराएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आरोप इन पे लाग रहे हैं और खुद के खिलाफ सीबीआई की जांच मांगने लाग रहे हैं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार। तबीयत ठीक है? मतलब खुद के खिलाफ सीबीआई की जांच कौन मांगया करे है? जो निर्दोष हो मांगया करे। अच्छा। आज तक हिंदुस्तान में किसी दोषी ने न्यू कही है कि मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच कराओ। हम कहाँ की सीबीआई की जांच कराओ? हम इसलिए कहा हाँ कि ये जो मामला है जगदीश नंबरदार वाला, ये आत्महत्या नहीं है। अच्छा। इसके पीछे षड्यंत्र है, इसका मर्डर हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसका कारण बताता हूँ क्या है कि जगदीश नंबरदार के हाथ कांपया करते। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता पिछले 6-7 साल से। उसका कारण बताता हूँ क्या था कि लगभग 9-10 साल पहले उसके घरवाली की डेथ हो गई थी। उसके बाद आज से लगभग 5-6 साल पहले उसके लड़के ने सुसाइड कर लिया था जब वहाँ लड़का मर गया था। अच्छा। हालांकि इस घर में पहले भी 3 सुसाइड हुए हैं। अच्छा। उसके बाद जगदीश नंबरदार ने 26 तारीख को जगदीश नंबरदार की तरफ से एक ऑडियो जारी हुआ, और मैं उस दिन था चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ था क्योंकि विधानसभा का अधिवेशन था, और मैं XML एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ हरियाणा का। तो हमारे को एसोसिएशन को चौधरी अपना माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टाइम दे रखा था। मैंने उनसे टाइम मांग रखा था, तो उन्होंने हमारे को 26 दिसंबर का टाइम दे रखा था मिलने का। तो मैं वहाँ था, मेरे पास उस टाइम पे एक फ़ोन आया, मैंने वो नहीं उठाया क्योंकि मैं बिजी था उस प्रोग्राम। तो फिर 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को शाम को ही जब मैं घर पे गया चंडीगढ़, तो उस टाइम पे भी मेरे पास एक फ़ोन आया। उसने कहा कि जी आपको भी पहले भी एक कॉल की थी, आपने उठाई नहीं, उस टाइम पे आप कितना बिजी थे। मैं कहा हाँ बता भाई। कहने लगा आपके खिलाफ एक भी ऑडियो वायरल हुई है, उसमें आपका भी नाम है और भी 5-6 लोगों के हैं। अच्छा। तो एक बार मंगा के देख लियो, फलाने के फ़ोन पे भेजिए। किसी और का नाम लिया उनने। तो मैं कहा चलो देख लूँगा। वो फ़ोन उस फ़ोन से मंगवा करके देखी मैंने, सुनी, वो देखी क्या सुनी ऑडियो थी। तो उसमें वो बंदा जिसकी ऑडियो थी वो छक्के दारू पी रहा था। अच्छा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था और वो कई सालों से पीता था, दिन रात पीता था। और उसका मेन कारण ये था कि उसका एक तो जवान छोरा चला गया, एक उसकी बेचारे की घरवाले की भी डेथ हो गई थी घरेलू हालात की वजह से। उसने कह भी रखा ऑडियो में कि मेरा जवान छोरा मर गया, मैं सोया नहीं हूँ 3-4 साल से, ये है वो कह रखा है सारी बात। फिर मुझे लगता है कि वो कोई कवाव था उससे, वो अपने आप ऑडियो नहीं बना सकता। ये मुझे शक है इस बात का कि वो ऑडियो किसी और ने बनाई है, क्योंकि उसके हाथ भी कांपा करते सारे। तो खैर चलो, तो मैंने सुन करके मेरा बेटा कि मेरे से कहने लगा, मेरा बेटा बड़ा वहीं रहता है चंडीगढ़। वो कहने लगा पापा इसके खिलाफ तो आपने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। मैं बोला यार दारू पी रहा है, कल फिर पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेगा। मगर छोड़ के रिपोर्ट लिखवानी, बोला ना लिखवानी चाहिए। तो मैंने अपने भतीजे को कपूर को टेलीफोन करके कहा, मैं क्या भाई एक ऑडियो आई है न्नू, और मैं कहा तू इसने देख एक बार, और कल सुबह उठते ही यो काम करो, एक रिपोर्ट मेरी तरफ से, उसमें सोनू का भी नाम है, जो नाते में हमारा भांजा लगे है। रियल भांजा नहीं है वो, मातन का है, मेरी सिस्टर भी मातन में आ रखी, उनके कुनबे में है। तो कुनबे के कारण वो मामा कह दे हमें भांजा कह दे, इतना ही फर्क। तो उसका भी नाम है सोनू का भी। तो उसमें सोनू का भी नाम था, सोनू और कपूर जा कर के उसमें मेरा नाम भी लिख दिया कि भी ऐसे ऐसे एक वीडियो वायरल हुई है, नफे सिंह की तरफ से, सोनू की तरफ से एक कंप्लेंट दिया SHO को कि भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये थी 27 तारीख को, 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने क्या किया, हमारी रिपोर्ट पे क्या एक्शन लिया। मेरी जानकारी के अनुसार जो उन्होंने कोर्ट में भी कहा है पुलिस वालों ने कि जी हम उसके घर पे गए थे, उससे बात की थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया था। हमने कहा था भाई कोई मुकदमा दर्ज कराना तो बताओ, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया था। तो मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया था, तो हमारी दरख्वास्त पर क्या एक्शन लिया, और पुलिस वालों ने उनकी सेफ्टी के लिए, उनके परिवार वालों ने उनकी सेफ्टी के लिए क्या देखभाल करी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी देखभाल करते फिर। अगर कोई ऑडियो वायरल करके मर गया है, अब माननीय खट्टर साहब के खिलाफ एक ने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर ली थी, खट्टर साहब के खिलाफ तो 306 ना बनी। एक यूपी में 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी माननीय प्रधानमंत्री जी का सुसाइड नोट लिख करके, उनके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज ना हुई। तो इसमें बगैर जांच परखे, वैसे 306 जो लगाई ना, 306 का मैटर ही ये होता है कि उसमें जांच पड़ताल होती है। बगैर जांच पड़ताल किए उसने 11 तारीख की रात को 11:02 पे FIR दर्ज हुई है। सुबह पुलिस मेरे घर पे पहुंच गई 10:30 बजे के आसपास, 4-5 गाड़ी भर के, और मुझे आधा घंटा हुआ था पहले लिकड़े, मैं यहीं था। मेरी मीटिंग थी वहाँ नू में, मेवात में, ये पद यात्रा को लेकर के। पुलिस पे भी आप आरोप लगाओ हो बिना गिरफ्तारी वारंट के, बिना। मैं कहने लग रहा हूँ जो गैर कानूनी बात जो होंगी वो कहनी तो पड़ेंगी ना। अगर नहीं कहनी चाहिए, या तो हम चुप रहा, पुलिस जो करे वो ठीक करा है भाई। अगर प्रताड़ना पुलिस करेगी बगैर 41A सेक्शन 41A के तहत, सेक्शन 41A के तहत नोटिस देना चाहिए पहले। ठीक है ना, 306 में नोटिस देने के बाद पूछताछ की जानी चाहिए, और पूछताछ के बाद अगर पुलिस को लगेगा हाँ ये दोषी है तो गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस बगैर नोटिस दिए ही मेरे घर पर रेड मार दी, कई गाड़ी भर के चली गई, एक बात। दूसरी बात, चलो 13 तारीख को पुलिस ने फिर रेड मार दी। फिर मेरे खिलाफ इन्होंने गिरफ्तारी वारंट ले लिया। बगैर पूछताछ के 306 में गिरफ्तारी वारंट लेना गैर कानूनी है। गिरफ्तारी वारंट ले लिया, मेरे घर पर रेड मार दी, और यहाँ तक भी मार दी, लेडी पुलिस भी साथ थी। घर का एक कमरा खंगाल दिया। मेरा भतीजा आया था दिल्ली से, उसका सूटकेस रखा था, उस सूटकेस को भी खोल के देखा, इसमें नफे सिंह घुस रहा है क्या। बेशर्मी की हद हो है। तो खैर चलो, मैं इधर उधर था, मैं था नहीं यहाँ। मेरे बेटे को 19 तारीख को, 20 तारीख को, मेरा बेटा जितेंद्र है जो लास्ट स्टूडेंट है, पढ़ता है वो, उसको पुलिस उठा के लेगी, यूं कह करके लेगी, पूछताछ करनी है तेरे पापा के बारे में। और ले जा करके उसको अवैध तरीके तय जो है हवालात में डाल दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, और अगले दिन उन्होंने पेश किया, जेल भेज दिया। तो पुलिस एक तो आप पे जो आरोप लगे मैं और बताऊंगा, मैं बताता हूँ।
मेरे बेटे को जिस धारा के अंतर्गत उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिस एफआईआर के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, उस एफआईआर में मेरे बेटे का नाम नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरा, पुलिस ने क्या गैरकानूनी काम किया कि अगर नाम नहीं है तो 120 भी लगनी चाहिए थी, और 120 भी तब लगती है जब असली मुलजिम पकड़ा जा। मेरी वाइफ के खिलाफ इस सरकार ने लगभग 3-4 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा। और वो भी झूठा किया था। मुकदमा दर्ज कराने वाले बीजेपी के लोग हैं। कंप्लेंट दी थी उन्होंने, हमारा कोई प्लाट का बंटवारे का केस चल रहा है। अच्छा। सेशन यहाँ लोअर कोर्ट में था, यहाँ से उनको स्टे टूट गई, फिर वो सेशन कोर्ट में जा रहा है। वो सिविल मामला है, उसमें फौजदारी का मतलब ही नहीं था। दरखास्त दे दी, उन्होंने मीटर लगवा लिया, मीटर कोई लगा नहीं। अच्छा। मतलब केवल झूठी रिपोर्ट के आधार पर मेरी वाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और इसलिए कर दिया कि हमने इस सरकार के खिलाफ सट्टेबाजी को लेकर के एक बयान दिया था। अच्छा। मुख्यमंत्री को कंप्लेंट भेजी थी बाकायदा, और एक छोरा सट्टेबाजों ने बुरी तरह से पीटा था, उसकी वीडियो वायरल मैंने करी थी। अच्छा। और ये आरोप लगाया था कि ये SHO पैसे लेता है और ऊपर तक जाते हैं। वो 100 जगह से ज़्यादा भादरगढ़ शहर में सट्टेबाजी का काम चलता है और नशे का कारोबार चलता है। क्या अधिकारियों को पता नहीं है क्या? मैंने ये सारे आरोप लगाए थे, वीडियो भी वायरल करी थी, छोरा देखा भी था, बहुत बुरा पीट रखा था। ठीक, उस बात से चिढ़ करके पुलिस ने जो है वो मेरी घर वो दरखास्त जो जिसको जितेंद्र को मेरे बेटे को उठाया है ना, जो मेरी वाइफ के खिलाफ दरखास्त जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो तो हुई है अक्टूबर में। अच्छा। और वो दरखास्त दे रखी थी पिछले महीने की 16 मार्च को। अच्छा, पिछले साल। हाँ, पिछले साल। उसमें उस समय के SHO ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। अच्छा। कि सिविल का केस है, इसमें एफआईआर नहीं बढ़ती। अच्छा। ये मैटर नहीं बढ़ता। लेकिन क्योंकि मैंने आवाज़ उठा दी, सट्टेबाजों से मंथली लेती है पुलिस 20-30 लाख रुपए महीना। अच्छा। और ऊपर तक जाती है, तो वो आवाज़ उठाते ही SHO ने मेरे भतीजे को बुलवा करके कहा कि अगर मैं चाहूँ तो आज मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ उस एप्लीकेशन पे। मेरे भतीजे ने कह दी झूठी एप्लीकेशन तो उस टाइम पे ना हुआ था। बोले मैं चाहूँ तो कर दूंगा। अच्छा। मेरे भतीजे ने कह दी कर दे, उसने फिर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये मैटर था। उसी केस में मेरी वाइफ के नाम वो मुकदमा है, लेकिन उन एफआईआर दर्ज कराने वालों ने अपनी कंप्लेंट में ही लिख रखा है, मेरी वाइफ का नाम शीला देवी है, उसमें ये लिख रखा है कि शीला देवी के दस्तखत कहीं नहीं है। अच्छा। तो फिर रिपोर्ट किस बात की, मुकदमा किस बात का दर्ज कर दिया? ठीक है, गिरफ्तार हुए उन्होंने किया नहीं क्योंकि झूठा केस था। फिर अब इस केस में मेरे बेटे को उठा करके ले गए, क्योंकि इसके खिलाफ और तो कोई केस था ही नहीं ना किसी किस्म का। उस केस में इसको अंदर कर दिया, जबकि इसका नाम नहीं, ना पुलिस ने 120 भी लगा रखी, और अंदर कर दिया। अगले दिन पेश किया, रिमांड मांगा, रिमांड दिया नहीं, वो जेल में चला गया। 14 दिन जेल में रहा है, 14 दिन हवालात में रहा, जेल में रहा है। 14 दिन गैर कानूनी तरीके से मेरे बेटे को अंदर रखा और वहाँ प्रताड़ित किया। और प्रताड़ित जब किया जब मेरी जमानत होगी। मेरी जमानत होने के बाद SSP जज्जर जेल में गया। अच्छा। और उसने जेल में जा करके ये कहा कि जितेंद्र को जितना टॉर्चर किया जा सकता है वो करो। अच्छा। तो इसको जितेंद्र को टॉर्चर किया गया वहाँ। अच्छा। जितेंद्र को टॉर्चर किया गया। अब मैं बताता हूँ, जितेंद्र की जमानत हुई 2 तारीख को, 2 तारीख को बाहर आया। ठीक है, 2 तारीख को बाहर आया, जमानत तो 1 को होगी थी, नकल वकल मिलने में टाइम, कागज मिलने में टाइम लगे, 2 ही को हुई थी दोपहर को। 2 तारीख को जब ये बाहर आया शाम को, तो हमारे घर पे एक नोटिस और आया मिला। अच्छा। किस बात का नोटिस दिखाता हूँ आपको, आश्चर्य होगा आपको भी। अच्छा, गोज में घाल रहे हो? हाँ, गोज में तीसरे घाल रहे हूँ, आप जैसा भाई आज दिखाना पड़ जाए। अच्छा। नोटिस क्या दे दिया कि मेरा और जितेंद्र का लाइसेंस जमा करा, वो रिवॉल्वर जमा कराओ। अच्छा। खतरा है, ये नोटिस है। अच्छा, ये खतरा किसने है? ये खतरा मेरे ख्याल में सरकार ने होगा, और आम आदमी तो खतरा है ही नहीं। आम आदमी किसी ने खतरा नहीं है, ना किसी ने कंप्लेंट दी वही इनसे खतरा है, इनका रिवॉल्वर जमा करा लो। अच्छा, है ना? तो ये जो इस किस्म की धमकियां सरकार की तरफ से मिल रही है, जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है दुष्यंत चौटाला का है, पक्का। हम कच्ची बात कह रहे होते ना, झूठा आरोप लगाते किसी पर। दुष्यंत मुख्यमंत्री से पूछ लो कि आपने जज्जर SP से कितनी बार बात करी है। अच्छा, पूछ लो। तो मुख्यमंत्री पर आप आरोप लगाओ हो, और मामला जो था जिसमें आप भी जमानत पर हो, उस पर जितेंद्र पे आपको गलत आरोप। चलो मैं बताता हूँ, ये जो मामला है ये पॉलिटिकल है सारा का सारा। अच्छा। आप ये बताओ कि भाई मेरी जमानत पे पुलिस की तरफ से जवाब मांगा गया,
पुलिस ने एक भी ये नहीं कहा कि भाई ये आरोप नफे सिंह पे है। अच्छा। एडीजी की अदालत में पुलिस एडीजी साहब ने बता, मैं तो था नहीं, बाहर था, एडीजी साहब ने पूछा कि भाई आरोप क्या है इनके ऊपर, सबूत क्या है। सबूत नहीं थे, इन्होंने सबूत मना कर दिया पुलिस ने, कोई सबूत नहीं, केवल और केवल दंगताना और बदनाम करने के लिए, राजनीतिक छवि खराब करने के लिए इन्होंने यहाँ पता नहीं मेरे जब मैं बाहर था तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या लोगों से कलवाया। एक ने तो ये भी कह दिया कि 166 आदमी मार दिए नफे सिंह ने। अच्छा। हाँ, एक चेयर बीजेपी का है, चेयरपर्सन उसकी घरवाली है, वो बोला ना 166 नहीं 167 मार दिए। अच्छा। तो अब उनसे ये पूछो भाई उन आदमियों का नाम तो बताओ किसके मरे हैं, उनके बयान तो दिवाओ। तो ये केवल और केवल मेरी छवि को और पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचे। इनके पास कोई जवाब नहीं इस बात का। आपके ऊपर एसआईटी बिठाई गई, एसआईटी में शामिल तफ्तीश होने खातिर आप बार बार थाने पहुंचे हो, लेकिन 3-4 दिन तो खाली ऊँ चक्कर कटाए आपके, वो क्या मामला की पुलिस हाँ गए 3-4 बार हमें, फिर आखिर में इन्होंने शामिल तफ्तीश करना ही पड़ा। नोटिस भी दिए, नोटिस देने के बावजूद भी गए, फिर भी नहीं सुनी थी। अब बार-बार मीडिया का आगे यूँ क्या करते हैं कि मेरे पास कुछ हिस्सा सबूत है जो मैं एसआईटी में बताऊंगा, एसआईटी में बताऊंगा। बता दिया मैंने एसआईटी को। तो कि मैं उन अदालत और एसआईटी तो ऊपर एक चीज है जनता जनार्दन, उस तक ये बताना चाहूँ कि मैं सबूत ही सा सुनो मेरी बात, मैं ये बताना चाहूँ कि भाई बीच में 16 दिन रहे, 26 दिसंबर से लेकर के 11 तक, ठीक है। 16 दिन तक उनके परिवार के लोगों ने उसको बचाने के लिए क्या प्रयास करे, पुलिस ने उसकी सेफ्टी के लिए क्या प्रयास किए। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस उनके घर गई थी। अच्छा। और डीएसपी एसएचओ भी दोनों गए थे और उसे पूछताछ भी करी थी। उसने पुलिस वालों ने कहा था, हमने जब कंप्लेंट 27 तारीख को दे दी तो पुलिस ने हमारी कंप्लेंट पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। वो उस कंप्लेंट को लेकर के भी गए, कहने लगे भाई ये ऑडियो तेरी आई है, जगदीश से बोले उन्हें, अगर तेने मुकदमा दर्ज कराना हो तो बता भी कर देते हैं। वो कहने लगे ना जी ना, ये तो मेरे को किसी ने पिला के वैसे ही खवा लिया और मैं माफ़ी मांग लूँगा, नफे सिंह राठी थे चाचा है हमारे, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। इस किस्म की बात मेरे पास इनडायरेक्टली अनऑफिशियली आई थी। अच्छा। ये हो नहीं सकता कि पुलिस ने उसके बयान ना लिए हों, ये नहीं हो सकता। बयान लिए हैं, पुलिस जानबूझ कर दिखा नहीं रही है, ठीक है ना, और पुलिस ने वो बयान छिपा लिए क्योंकि वो बयान पुलिस के खिलाफ जाते थे, सरकार के खिलाफ जाते थे। सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हो, एसआईटी पे यकीन नहीं है? मैं एसआईटी तो आपको पता है सरकार का, कई 100 करोड़ रुपए की सरकार की शराब, सरकार के गोदामों में जो शराब रखी थी वो सरकारी गोदामों में से शराब निकाल करके बेच दी, कई 100 करोड़ की, लॉकडाउन में। एसआईटी बैठाई थी, आज तक रिपोर्ट ना सार्वजनिक करी कि नहीं, है भी नहीं हुआ ना, नहीं करी ना, रोला हुआ। फिर यो कई 100 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री घोटाला है, इस पर भी एसआईटी बैठाई थी, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और कई जगह एसआईटी बैठाई, उसका अब संदीप सिंह जो मंत्री है इनका, उनके मामले में एसआईटी बैठाई है ना। शर्म आनी चाहिए सरकार को, एक महिला सरेआम आरोप लगा रही है और बेशर्म सरकार उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करती, उसका बचाव कर रही है। हम कहते हैं हमारे खिलाफ भी सीबीआई जांच कराओ और उसके खिलाफ भी कराओ, ताकि पता चले। कोई दोषी अपने खिलाफ सीबीआई की जांच करेगा क्या? आज तक करेगी किसी ने? केवल और केवल झूठी बदनामी करने के लिए और परेशान करने के लिए, पार्टी की छवि को और नफे सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाए गए। तो जितेंद्र वाले मामले में, राप वाले मामले में आगे किस तरीके से तैयारियां आपकी? आगे देखो, हम तो न्यायालय पे भरोसा है हमारा, और न्यायालय ने हमारे को जमानत दे दी, जितेंद्र को भी मेरे को भी दे दी, और न्यायालय में सरकार कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाई जिससे न्यायालय से संतुष्ट किया जा सके। इन्हें कहना पड़ा कोई सबूत नहीं है, तो फिर वो इससे बड़ा क्या होगा? इन तो केस वापस ले लेना चाहिए माफ़ी मांग के सरकार ने। अब हम जितेंद्र वाले मामले में हम माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाने के लिए वकीलों से डिस्कस करेंगे कि इसके खिलाफ कोई किसी किस्म की एफआईआर नहीं थी, एफआईआर में नाम नहीं था, और 120 भी लगाई जब सेशन कोर्ट में जमानत की डेट आई। अच्छा। उससे पहले नहीं लगाई।
ठीक है जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी थे और इनके ऊपर जो मामला इस दौरान चर्चाओं में है, जगदीश नंबरदार की आत्महत्या का मामला, उसमें भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने जब ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद पुलिस में एक शिकायत दी थी कि इनके खिलाफ कोई इस तरीके की ऑडियो वायरल हुई है छवि खराब करने के लिए, और उसके बाद पुलिस ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा आरोप जो है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं, और ये जांच का विषय तो है ही, लेकिन अजीब बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि अपने ऊपर सीबीआई की जाँच मांगने लग रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो अब देखना है कि सरकार के इनकी जो मांग सीबीआई जांच की है वो मांग मानेगी कि नहीं मानेगी, और इस केस में कौन सा नया मोड़ आएगा। हम देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।